दिल्ली एनसीआर को अभी बारिश से निजात नहीं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी। येलो अलर्ट जारी किया। यूपी और उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए भी अलर्ट। दिल्ली में 19 साल बाद सितंबर में रिकॉर्ड 7 से 8 सेंटीमीटर बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक पर हुआ असर। मुंबई में भी भारी बारिश से बेहाल दिखे लोग। दिल्ली में पिछले 2 दिन की बारिश में वीवीआईपी इलाकों तक में दिखा बुरा हाल। कहीं भारी जाम दिखा तो पानी में डूबी गाड़ियां भी नजर आई। सरकारी दावों और इंतजामों की खुल गई पोल। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में पेड़ भी गिरे। जनपद में एक पुराना और बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर गिरा तो कार को पहुंचा नुकसान। तब कार में कोई भी मौजूद नहीं था। दिल्ली में भारी बारिश कई मुसीबतें लेकर आई तो कई लोग बारिश का लुत्फ उठाते भी नजर आए। सदर बाजार इलाके की ये तस्वीरें। बारिश से एनसीआर का साइबर सिटी गुरुग्राम भी हुआ पानी पानी। जल निकासी के इंतजाम फेल साबित हुए। पौष इलाके डीएलएफ के साथ एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर भी कमर तक पानी दिखा। गाजियाबाद की कई पौष सोसाइटी का बारिश से हुआ बुरा हाल। कई घरों में पानी भर गया। परिवार पानी को किसी तरीके से निकालते नजर आए। नोएडा गाजियाबाद के कई दूसरे इलाकों में भी जल भराव से जूझते रहे लोग। गाजियाबाद में गौशाला अंडरपास में पानी भरने से फंस गई कार, जिसे ट्रक की मदद से निकाला गया। नेपाल से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने बिहार में भी मुसीबतें और बढ़ाई। पश्चिमी चंपारण जिले की मोतिहारी में 25 से ज्यादा गांवों में बर्बादी। कई घरों को नुकसान तो फसलें भी बर्बाद। बिहार के वैशाली में गंगा के बाद मुसीबत बढ़ाता गंडक नदी का भी पानी। कई ऐतिहासिक स्थल जलमग्न हुए। लोगों ने कहा खाने पीने तक को कुछ नहीं, पर्याप्त सरकारी मदद भी नहीं मिल रही। यूपी के गोंडा में तबाही मचाता घाघरा और सरयू नदी का पानी। 15 और गांव टापू में बदले। आने जाने के लिए नावों के सहारे लोग। सिद्धार्थनगर में नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से 250 से ज्यादा गांवों में बर्बादी। पिछले 2 महीने में 21,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती भी चौपट। बहराइच में भी घाघरा नदी की वजह से आई बाढ़ में कई गांव डूबे। घरों में पानी भरने की वजह से पलायन को मजबूर हुए लोग। गुजरात के कई जिलों में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। वलसाड में 12 घंटे में 12 इंच तो जूनागढ़ में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। अगले 2 दिन भी भारी बारिश का अलर्ट। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल की बैठक में शामिल होने की खबर। पीएम मोदी की मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने और भारतीयों को निकालने के कूटनीतिक प्रयासों पर विस्तार से हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगी सरकार। अगले 3 दिन में अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा कर दी जाएगी। कतर में तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास का ऐलान। तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का नॉर्दर्न अलायंस ने किया दावा। कहा खावक में हमला करने आए 350 तालिबानी लड़ाके ढेर किए तो तालिबान ने पंजशीर को चारों तरफ से घेरने का दावा किया है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई काबुल एयरपोर्ट की ताजा तस्वीरें। एयरपोर्ट के भीतर लोगों के बैग और कपड़े और दूसरे सामान बिखरे नजर आए तो एयरपोर्ट पर खड़े विमान के भीतर हथियारबंद तालिबानी आतंकी घूमता नजर आया। तालिबान ने एक बार फिर चीन को अहम देश बताया। चीन के ग्लोबल टेलीविजन के एक इंटरव्यू में जैबुल्ला मुहाजिर ने बोला चीन के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने की उम्मीद। चीन से राजनीतिक और कारोबारी रिश्ते चाहता है तालिबान। प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा ने दी तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे की बधाई। संदेश में कहा कश्मीर भी हो आजाद। चलिए अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें इसी तरह फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के नागपुर में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। सरकार और संघ में समन्वय की भी समीक्षा होगी। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। कहा तेल के दाम बढ़ने से जनता को सीधी चोट लग रही है। जीडीपी का नया मतलब बताया। बोले जी से महंगी गैस, डी से महंगा डीजल और टी से महंगा पेट्रोल। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। कहा तेल पर टैक्स लगाकर 23 लाख करोड़ रुपए वसूले। सरकार बताए कि लोगों की जेब से निकाला गया ये पैसा कहाँ गया। गरीबों के पैसे को उद्योगपतियों को ट्रांसफर करने का भी आरोप लगाया।
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किसानों और मध्यम वर्ग का डीमोनेटाइजेशन कर रही है सरकार। सिर्फ 4-5 उद्योगपतियों का ही मोनेटाइजेशन हो रहा है। राहुल गांधी के हमलों का बीजेपी ने दिया जवाब। संबित पात्रा बोले, राहुल ने जीडीपी की परिभाषा को बिगाड़कर देश के सामने रखा। सीएनपी यानी करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाली कांग्रेस जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकती। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, राहुल को भूलने की बीमारी है। एक मुद्दे पर कब क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता। कांग्रेस मुद्दे को पढ़ती नहीं, गढ़ती है। पूरा देश मोदी सरकार के साथ। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी कीमत को वापस लेने की मांग उठाई। केसी त्यागी ने कहा, जनता पहले से कोरोना महामारी से त्रस्त है, अब महंगाई बिगाड़ रही है बजट। एलपीजी सिलेंडर हो गया है और 25 रुपए महंगा। दिल्ली में नए दाम 884 रुपए 50 पैसे। होटल और रेस्टोरेंट मालिक बोले, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो खाने की थाली की कीमत भी बढ़ रही है। पंजाब कांग्रेस में जारी है कलह। पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने मोहाली के सिसवा फार्म हाउस पहुंचकर सीएम अमरिंदर से मुलाकात की। परसों चंडीगढ़ में सिद्धू और महासचिव परगट सिंह से मिले थे रावत। विवाद के बाद हरीश रावत ने पंज प्यारे वाले बयान पर मांगी माफी। कहा, सिख धर्म का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया हरीश रावत के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेश अग्रवाल को दिया घर वापसी का ऑफर। बोले, अगर नरेश अग्रवाल कह दें कि बीजेपी में उनका सम्मान नहीं हो रहा है तो वो दोबारा उन्हें समाजवादी पार्टी में ले लेंगे। एक कार्यक्रम में हरदोई पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के लोग सरकार को एक कंपनी बना रहे हैं। जातियों में झगड़ा करवाना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सीएम उद्धव ठाकरे को पीठ पे छुरा घोंपने वाला नेता कहा। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। कहा, सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम करती है, उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं। बंगाल के नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में ममता के 2 मंत्रियों फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर का भी नाम। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से जबलपुर हाईकोर्ट का इनकार। 20 सितंबर को हो सकता है आखिरी फैसला। अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का श्रीनगर में कल रात निधन। 92 साल के गिलानी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। देश में एक दिन में फिर कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 41,965 नए मरीज मिले। 460 लोगों की मौत। पंजाब के होशियारपुर में महिला पुलिसकर्मियों के लिए सख्त आदेश। नए एसएसपी अमिनीत कौंडल ने आदेश निकाला, जिसमें ड्यूटी पर जूड़ा बांधकर आने और कोई दूसरी हेयर स्टाइल न रखने की बात कही गई। महाराष्ट्र के पालघर में एक ही दिन में करोड़पति बना चंद्रकांत नाम का मछुआरा। मानसून की वजह से मछली पकड़ने पर लगी रोक हटी और चंद्रकांत मछली पकड़ने गए तो 1,33,00,000 की 157 दुर्लभ सी गोल्ड फिश हाथ लग गई। अफगानिस्तान, ये नाम, ये शब्द पिछले 15 दिनों में आपने सबसे ज्यादा टीवी पर सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए देखा होगा। ये देश कभी अपनी विविध संस्कृति और संसाधनों के लिए जाना जाता था, लेकिन काबुली वालों का ये देश आज कबाड़ सरीखा बन गया है। तो अपनी जिद की वजह से जिस अमेरिका ने 20 साल पहले अफगानिस्तान में कदम रखा था, उसे जान और जेब का हवाला देकर आखिरकार उल्टे पांव लौटना पड़ा और जाते जाते वो पीछे छोड़ गया तबाही के निशान और कबाड़। इन चंद मैली कुचैली धुंधली तस्वीरों में पूरे अफगानिस्तान का अक्स छुपा है और स्याह सच यही है कि काबुल वालों के देश में अब कबाड़ फैला है। शब्दों की सीमा की वजह से शायद दर्द में सने ये अल्फाज आप न समझ पाएं, लेकिन यकीन मानिए आज लगभग 4 करोड़ अफगानी इसी दर्द से दो चार हो रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ तालिबानियों और कबाड़ से घिरे हैं। 9/11 के हमले के बाद बदले का प्रण लेकर अमेरिका अफगानिस्तान के रण में उतरा था। अफगानिस्तान में ऐलानी जंग के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की धरती को ही अपना सैन्य बेस बना लिया। नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान की फिजा में ऑक्सीजन से ज्यादा बारूद की गंध घुल गई। लेकिन अब जबकि अमेरिका वापस आ चुका है,
अफगानिस्तान के लोगों के लिए सौगात में छोड़ गया है कबाड़। अमेरिका का वो कबाड़ है क्या, यह आपको आगे दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अपने बदले को पूरा करने और सुपर पावर की छवि भी बुलंदियों पर पहुंचाने की चाहत में अमेरिका ने अफगानिस्तान में 6 बड़े सैन्य बेसों का निर्माण किया। पारवन प्रांत में बागराम एयरबेस, हेरात प्रांत में सिंदंद, कंधार में कंधार एयरबेस, हेमलैंड रिवर वैली में कैंप द्वेर मरीन बेस और कैंप लिथरने और डेलाराम में मरीन कोर का बेस। इन अलग अलग बेसों से ही अमेरिका ने 2 दशकों तक अफगानिस्तान में अपनी सैन्य बढ़त बनाए रखी, लेकिन आखिर में उसे शांति समझौते के तहत तालिबान के सामने घुटने टेकने पड़े। अफगानिस्तान आधुनिक आतंकवाद की प्रयोगशाला में बदल गया है। आम अफगानियों की जिंदगी नर्क में बदल गई और पूरा अफगानिस्तान अब कबाड़ में बदल गया है। अमेरिका ने जिन बेस को तैयार किया था, वहां जो हथियार रखे थे, वो तालिबान के हाथों न लग सके, इसलिए उसने शांति समझौते के बाद ही अपने देश वापस भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन 20 सालों में जुटाया गया हथियार चंद महीनों में भेजना न तो मुमकिन था और न ही सस्ता, इसलिए अमेरिका और नाटो फोर्सेस ने हथियारों को डिसमेटल करना शुरू कर दिया था। गोलियों को कंट्रोल्ड ब्लास्ट में खत्म किया गया, बंदूकों को टुकड़े टुकड़े किया गया, जिन कंटेनर्स को कम्युनिकेशन सिस्टम में बदला गया था उन्हें तोड़ा गया और छोटे हथियारों को गलाया गया। यहां तक कि तारों को 3-3 सेंटीमीटर तक के टुकड़ों में काटा गया ताकि तालिबानी उनसे बम न बना सकें। जो हथियार काटे या गलाए नहीं जा सकते थे, अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया। ये हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जो अफगानी सेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का बेस भी था। अमेरिकी सैनिक जाते जाते युद्ध के हर साजो सामान को कबाड़ में बदल चुके हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि तालिबान पलटवार न कर सके। बावजूद इसके अमेरिका पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। तालिबान ने अमेरिका के 33 MI-17, 33 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और 43 MD-530 हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 64,000 से ज्यादा मशीन गन, 3,58,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल, 1,26,000 से ज्यादा पिस्टल, 176 तोप, 1,62,000 से ज्यादा वॉकी टॉकी और 16,000 से ज्यादा नाइट विजन यंत्रों पर तालिबानियों ने कब्जा किया है। अगर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो 4 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 23 छोटे एयरक्राफ्ट्स और 38 सेस्ना एयरक्राफ्ट्स पर कब्जा किया है। अमेरिका की ढेर सारी बख्तरबंद गाड़ियां भी अब तालिबान के कब्जे में हैं, जैसे 22,000 से हमवी, 634 M117, 169 M113 और 155 MXX प्रो गाड़ियां तालिबानियों के कब्जे में हैं। इसके अलावा 42,000 बड़ी गाड़ियां और 8,000 ट्रक भी तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। अफगानिस्तान में युद्ध में अमेरिका ने करीब $2.26 ट्रिलियन यानी करीब 165 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। इसमें से भी 58.40 लाख करोड़ रुपए तो सीधे युद्ध में खर्च किया गया, यानी तकरीबन 2,189 करोड़ रुपए अमेरिका ने अफगानिस्तान में रोजाना खर्च किया। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा और उसकी मुट्ठी खाली ही रही। ऊपर से उसकी सुपर पावर की छवि को भी काफी धक्का लगा। जिस तालिबान को अमेरिका ने खतरा बताया था, वो उसके छोड़े हथियारों से और ताकतवर हो चुका है। लेकिन अफगानिस्तान आज भी वहीं खड़ा है जहां 20 साल पहले खड़ा था। अफगानिस्तान 100 साल आगे पीछे चला गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो 20 साल में हमने अचीव की थी, वो बस एक दिन में ही कुछ गद्दारों की वजह से वो हमारे हाथ से चला गया। और सिर्फ 20 साल नहीं, बल्कि अफगानिस्तान 100 साल पीछे चला गया है और ये बहुत अफसोस की बात है और एक शर्म की बात भी है, ना सिर्फ अशरफ गनी के लिए और बल्कि अमेरिका के लिए भी। अमेरिका के जिद की जंग में बलि उन हजारों सैनिकों की भी चढ़ी जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। देखिए, अफगानिस्तान से आ रही खबरों के बीच पिछले कुछ दिनों से हम रोज ये सुन रहे हैं कि देश में ड्राई फ्रूट्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आपने भी देखा होगा कि बादाम, पिस्ता और अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स महंगे हो गए। कहा जा रहा है कि इसके पीछे अफगानिस्तान संकट है। आज आप पहली बार अफगानिस्तान की वो जगह देखेंगे जहां ड्राई फ्रूट्स की खेती होती है। जलालाबाद अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत की राजधानी है। यहाँ के मार्केट में ड्राई फ्रूट्स की बहुत बड़ी मंडी लगती है, जहाँ सिर्फ खुबानी ही नहीं, पिस्ता, बादाम और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स भी सस्ते दामों पर बिकते हैं।
अफगानिस्तान में जब आप जलालाबाद से हेरात की तरफ बढ़ेंगे तो हेरात पहुंचने के बाद आपको अंगूर के खेत नजर आ जाएंगे। हेरात प्रांत के अंगूर तो दुनिया भर में जाते ही हैं। यहाँ की किशमिश भी लंबा सफर तय करके कई देशों तक जाती है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में अफगानिस्तान से मुख्य रूप से किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पिस्ता, चिलगोजा और खुबानी या जरदालू मंगाया जाता है। अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स की भारत में क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आप यूं लगाइए कि भारत में 85% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से ही आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का कब्जा हुआ है, भारत में ड्राई फ्रूट्स के दाम अचानक बढ़ गए हैं। समय खारी बावली बाजार में हम मौजूद हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर ड्राई फ्रूट्स का काम होता है और काफी ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आते हैं। जितने भी ऑल ओवर प्रोडक्ट्स हैं अफगानिस्तान के 10 to 20% इंक्रीज हो चुका है। आपने बताया पिस्ता वहां से आता है, तो इनके दाम पे अभी कितना असर पड़ा था? जैसे अमूमन कितने का बिकता है और ये पिछले 10-15 दिनों में कितना बढ़ गया? देखिए, ये वैसे 1400 से 1500 इसका प्राइस चल रहा था 2 से 3 महीने पहले। चलिए कि ये 1900-2000 रुपये किलो हो चुका है, जो कि पहले 1600-1700 रुपये था। तो और सुनने में आ रहा है कि इसमें अभी 100-150 रुपये 200 रुपये बढ़ सकते हैं। 300 रुपये किलो बढ़ गए रेट, 200-300 रुपये किलो जी। जो गिरी 600 रुपये किलो थी, इसका भाव 900-1000 रुपये किलो हो गया हुआ है। पाकिस्तान आ रहा था, वो तालिबान के आने के कारण भी फिलहाल नहीं आ रहा, आगे आने के चांस हैं। जो बादाम पहले 800 रुपए किलो बिक रहे थे, वो अब 1000 से ऊपर बिक रहे हैं। 1200 रुपए किलो वाली अंजीर अब 1500 रुपए में बिक रही है। किशमिश पहले 600 रुपए में किलो मिल रही थी, अब 800 के ऊपर दाम है। 800 रुपए किलो वाली खुमानी के दाम 1000 रुपए हो चुके हैं। पिस्ते के दाम करीब 1600 रुपए किलो चल रहे थे, अब वो 2000 रुपए तक जा रहा है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स की आमद रुकी हुई है या फिर ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ने की कोई और वजह है? अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की नेशनल एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी की इस रिपोर्ट में 2008 से 2016 तक के आंकड़े कहते हैं कि अफगानिस्तान सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स जिस देश में भेजता है, भारत उसमें पहले नंबर पर है। भारत में अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स 2 रास्ते से आते हैं। पहला रूट समंदर वाला है, जिसमें अफगानिस्तान से समंदर के रास्ते बड़े बड़े कंटेनर पहले ईरान के चाबहार पोर्ट पहुंचते हैं, फिर वहां से मुंबई आते हैं। दूसरा रूट सड़क वाला है, जिसमें ये कंटेनर्स अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान जाते हैं, फिर वहां से अटारी बॉर्डर के रास्ते अमृतसर पहुंचते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद करीब 10 से 12 दिनों तक सप्लाई पर असर पड़ा, लेकिन उसे छोड़कर लगातार अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई जारी है। एबीपी न्यूज के कैमरे ने खुद ये तस्वीरें कैद की, जिसमें आप देख सकते हैं कि अटारी बॉर्डर के रास्ते ड्राई फ्रूट्स वाले ट्रक हर रोज आ रहे हैं। अफगानिस्तान से लगातार अटारी वाघा सीमा के जरिए ड्राई फ्रूट की जो सप्लाई है वो भारत पहुंच रही है। जो जानकारी मिल रही है कि प्रतिदिन जो 3 दर्जन के करीब जो ट्रक वहां से ड्राई फ्रूट के भारत आ रहे हैं। हमने कुछ ट्रक ड्राइवरों से बात भी की। 10-12 ट्रक रोज एवरीडे आ रहे ने ਤੇ ਕੱਲ 32 ਯਾਨੀ ਕਿ 32 ਟਰੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰ ਵਗੈਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੋ 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾयद आज आ जान, कल 32 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। आपने सुना कि एक दिन पहले भी अफगानिस्तान से 32 ट्रक आए, जिनमें फल और ड्राई फ्रूट्स थे। मतलब साफ है कि अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई जारी है। अगर दाम बढ़े हैं तो इसके पीछे व्यापारियों का खेल है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत भारी गलतफहमी है। ट्रेड टेम्परेरीली सिर्फ 10 दिन के लिए बंद हुआ था, ट्रेड ऑलरेडी रिज्यूम हो गया है। और मैं सारे कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई पैनिक वाली बात नहीं है। रिटेलर्स ने कहीं कहीं, हमें भी जानकारी मिली थी, रिटेलर्स ने कहीं कहीं रेट बढ़ाए थे, और वो जो है हम वो भी करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। हम अपने कस्टमर्स को कह रहे हैं भी कि रेट किस लिए बढ़ाए, जब हमने कोई रेट नहीं बढ़ाए तो आप क्यों बढ़ा रहे हो। मतलब साफ है कि भारत में ड्राई फ्रूट्स के दाम में उछाल की वजह आर्टिफिशियल है। इसका तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अगर कुछ और दिनों तक ड्राई फ्रूट्स के दाम में तेजी नजर आती है तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कालाबाजारी करके गलत मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट शुरू होगा। अभी सीरीज बराबरी पर है और इस मैच को जीतने के लिए दोनों टीमों के पास सीरीज में बढ़त बनाने का मौका है। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 5 टेस्ट की सीरीज अभी 1-1 से बराबर है।
इंग्लैंड और भारत के बीच इस मैदान पर 13 बार आमना सामना हुआ, जिसमें से 5 में इंग्लैंड और सिर्फ 1 बार भारत को जीत मिली। भारत को इस मैदान पर एकमात्र जीत 50 साल पहले साल 1971 में मिली थी। इस मैदान पर पिछले तीनों टेस्ट में फतह अंग्रेजों की हुई, जबकि 3 में से 2 बार तो इंग्लैंड ने पारी के अंतर से भी हराया। दिल्ली एनसीआर को अभी बारिश से निजात नहीं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी। येलो अलर्ट जारी किया। यूपी और उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए भी अलर्ट। दिल्ली में 19 साल बाद सितंबर में रिकॉर्ड 7 से 8 सेंटीमीटर बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक पर असर। मुंबई में भी भारी बारिश से बेहाल दिखे लोग। दिल्ली में पिछले 2 दिन की बारिश में वीवीआईपी इलाकों तक में दिखा बुरा हाल। कहीं भारी जाम दिखा तो पानी में डूबी गाड़ियां भी दिखी। सरकारी दावों और इंतजामों की पोल खुल गई। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में पेड़ भी गिरे। जनपद में एक पुराना और बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर गिरा तो कार को पहुंचा नुकसान। तब कार में कोई सवार नहीं था। दिल्ली में बारिश कई मुसीबतें भी अपने साथ लेकर आई तो कई लोग बारिश का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। सदर बाजार इलाके की ये तस्वीरें हैं। बारिश से एनसीआर का साइबर सिटी गुरुग्राम भी पानी पानी हुआ। जल निकासी के इंतजाम फेल साबित हुए। पौष इलाके डीएलएफ के साथ एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर भी कमर तक पानी दिखा। गाजियाबाद की कई पौष सोसाइटी का बारिश से बुरा हाल हुआ। कई घरों में पानी भर गया। परिवार पानी को किसी तरह निकालते हुए दिखाई दिए। नोएडा गाजियाबाद के कई दूसरे इलाकों में भी जल भराव से जूझते रहे लोग। गाजियाबाद में गौशाला अंडरपास में पानी भरने से फंस गई कार, जिसे ट्रैक्टर की मदद से किसी तरह बाहर निकाला गया। नेपाल से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने बिहार में मुसीबत बढ़ा दी है। पश्चिमी चंपारण जिले के मोतिहारी में 25 से ज्यादा गांवों में बर्बादी। कई घरों को नुकसान तो फसलें भी बर्बाद हुई। बिहार के वैशाली में गंगा के बाद मुसीबत बढ़ाता गंडक नदी का भी पानी। कई ऐतिहासिक स्थल जलमग्न हुए। लोगों ने कहा खाने पीने तक को कुछ नहीं, पर्याप्त सरकारी मदद नहीं मिल रही। यूपी के गोंडा में तबाही मचाता घाघरा और सरयू नदी का पानी। 15 और गांव टापू में बदले। आने जाने के लिए नावों के सहारे हैं लोग। सिद्धार्थनगर में नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से 250 से ज्यादा गांवों में बर्बादी। पिछले 2 महीनों में 21,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती चौपट हो गई। बहराइच में भी घाघरा नदी की वजह से आई बाढ़ में कई गांव डूब गए। घरों में पानी भरने की वजह से पलायन को मजबूर हैं लोग। गुजरात के कई जिलों में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। वलसाड़ में 12 घंटे में 12 इंच तो जूनागढ़ में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। अगले 2 दिन भी भारी बारिश का अलर्ट है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक हाई लेवल मीटिंग चली। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी की मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने और भारतीयों को निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगी सरकार। तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया। कहा खावक में हमला करने आए 350 तालिबानी ढेर कर दिए गए तो तालिबान ने पंजशीर को चारों तरफ से घेर लेने का दावा किया। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई काबुल एयरपोर्ट की ताजा तस्वीरें। एयरपोर्ट के भीतर लोगों के बैग और कपड़े और दूसरे सामान बिखरे हुए दिखाई दिए तो एयरपोर्ट पर खड़े विमान के भीतर हथियारबंद तालिबानी आतंकी घूमता हुआ नजर आया। तालिबान ने एक बार फिर चीन को अहम देश बताया। चीन के ग्लोबल टेलीविजन के साथ इंटरव्यू में जबिल्ला मुजाहिद बोला, चीन के साथ आपसी विश्वास बढ़ने की उम्मीद। चीन से राजनीतिक और कारोबारी रिश्ते चाहता है तालिबान। प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा ने दी तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे की बधाई। संदेश में कहा कश्मीर भी हो आजाद। अमेरिकी सेना ने अपने जवानों को काबुल छोड़ने का आखिरी वीडियो रिलीज किया, जिसमें काबुल एयरपोर्ट से उड़े ग्लोब मास्टर विमान के भीतर दिख रहे अमेरिकी सैनिक। अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ाई लड़ने वाले अमेरिका की रूस ने की आलोचना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन तंज करते हुए बोले, 20 सालों में अमेरिका ने शून्य हासिल किया।
काबुल से एयरलिफ्ट किए गए अफगानी गायक शराफत परवानी ने संगीत के जरिए अपना दर्द बयां किया। अमेरिका ने जिन लोगों को काबुल से निकाला उनमें शराफत और उनके साथी भी शामिल हैं। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। महाराष्ट्र के नागपुर में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सरकार और संघ में समन्वय की भी समीक्षा होगी। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी ने जारी किया 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का। वर्चुअल सभा में बोले स्वामी प्रभुपाद एक अलौकिक कृष्ण भक्त होने के साथ साथ एक महान देशभक्त भी थे। गृहमंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा। दावणगेरे और हुबली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गांधी भवन और पुलिस पब्लिक स्कूल का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। गांधीनगर में होने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 की तैयारियों पर बैठक में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। कहा तेल के दाम बढ़ने से जनता को सीधी चोट लग रही है। जीडीपी का नया मतलब बताया। बोले जी से महंगी गैस, डी से महंगा डीजल और पी से महंगा पेट्रोल। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। कहा तेल पर टैक्स लगाकर 23 लाख करोड़ रुपए वसूले। सरकार बताए कि लोगों की जेब से निकाला गया ये पैसा कहां गया। गरीबों के पैसे को उद्योगपतियों को ट्रांसफर करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किसानों और मध्यम वर्ग का डिमोनेटाइजेशन कर रही है सरकार। सिर्फ 4 से 5 उद्योगपतियों का ही मोनेटाइजेशन हो रहा है। राहुल गांधी के हमलों का बीजेपी ने दिया करारा जवाब। संबित पात्रा बोले राहुल ने जीडीपी की परिभाषा को बिगाड़कर देश के सामने रखा। सीएनपी यानी करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालाइसिस वाली कांग्रेस जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ ही नहीं सकती। केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी बोले राहुल को भूलने की बीमारी है। एक मुद्दे पर कब क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता। कांग्रेस मुद्दे को पढ़ती नहीं गढ़ती है। पूरा देश मोदी सरकार के साथ। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी कीमत को वापस लेने की उठाई मांग। केसी त्यागी ने कहा जनता पहले से कोरोना महामारी से त्रस्त, अब महंगाई बिगाड़ रही है बजट। एलपीजी सिलेंडर को हो गया है और महंगा हो गया है और 25 रुपए महंगा। दिल्ली में नए दाम 884 रुपए 50 पैसे। होटल और रेस्टोरेंट मालिक बोले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो खाने की थाली की कीमत भी बढ़ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव। कहा इस बारे में संसद में बिल लाए सरकार और सिर्फ कानून ही ना बनाए, उसे सख्ती से अमल भी करवाए। एमपी में शिवराज सरकार को लगा बड़ा झटका। 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटने से जबलपुर हाईकोर्ट का इनकार। 20 सितंबर को हो सकता है आखिरी फैसला। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली केस में वकील आनंद डागा के बाद सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी भी गिरफ्तार। रिश्वत लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगा। देशमुख के दामाद गौरव 20 मिनट की पूछताछ के बाद छोड़े गए। एनसीपी ने सीबीआई पर देशमुख के दामाद को गलत तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया। नवाब मलिक बोले इस देश में कानून है कि नहीं, किसी को हिरासत में लेने का भी नियम होता है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का सीएम उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला। पीठ में छोरा घोंपने वाले नेता बताया। बोले पहले एक ही चेहरा पीठ में घोंपने वाला दिखता था, अब दूसरा चेहरा दिखता है और वो है उद्धव का। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेश अग्रवाल को दिया घर वापसी का ऑफर। बोले अगर नरेश अग्रवाल कह दें कि बीजेपी में उनका सम्मान नहीं हो रहा है तो वो दोबारा उन्हें समाजवादी पार्टी में ले लेंगे। एक कार्यक्रम में हरदोई पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा बीजेपी के लोग सरकार को एक कंपनी बना रहे हैं, जातियों में झगड़ा करवाना चाहती है बीजेपी। प्रयागराज में नाव चलाकर गुजारा करने वाले सुजीत निषाद को प्रियंका गांधी ने नई नाव दिलवाई। फरवरी में मौनी अमावस्या के दिन प्रियंका सुजीत की किराए वाली नाव पर बैठी थी, तब प्रियंका ने सुजीत से नई नाव दिलवाने का वादा किया था। पंजाब कांग्रेस में जारी है कलह। पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने मोहाली के सिसवा फार्म हाउस पहुंचकर सीएम अमरिंदर से मुलाकात की। परसों चंडीगढ़ में सिद्धू और महासचिव परगट सिंह से मिले थे रावत।
विवाद के बाद हरीश रावत ने पंज प्यारे वाले बयान पर माफी मांगी। कहा, सिख धर्म का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया हरीश रावत के खिलाफ केस दर्ज की मांग पर अड़े। किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले हरियाणा के करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का हुआ तबादला। वायरल वीडियो के बाद से विपक्ष के निशाने पर थे आयुष। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। कहा, सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम करती है, उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं। बंगाल के नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में ममता के 2 मंत्रियों फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर का नाम भी शामिल। अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का श्रीनगर में कल रात हुआ निधन। 92 साल के गिलानी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने शोक जताया। सख्त पाबंदियों के बीच सुबह 4:30 बजे सुपुर्द खाक किए गए। अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं कोरोना से जुड़ी हुई कुछ खबरें। देश में एक दिन में फिर कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 41,965 नए मरीज मिले। 460 लोगों की मौत। केरल में थमता नहीं दिख रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा नए संक्रमित लोग मिले। 173 मरीजों की मौत। 14 जिले में फैला हुआ है संक्रमण, जिनमें त्रिशूर में सबसे ज्यादा केसेस। गुजरात में आज से खुल रहे हैं 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ सरकार ने दी है मंजूरी। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। 9वीं से 11वीं तक के स्कूल पहले ही खुले। दिल्ली में खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। कल बारिश के बीच भी स्कूल पहुंचे बहुत से बच्चे। विशेषज्ञों ने कहा, हर तरह से सावधानी रखें। राजस्थान, एमपी और तमिलनाडु में भी कल से खोले गए हैं अलग अलग कक्षाओं के स्कूल। यूपी में 7 महीने बाद खुले 1ली से 5वीं क्लास तक के प्राइमरी स्कूल। सीएम योगी ने बच्चों को शुभकामनाओं के साथ सचेत रहने की सलाह दी। शिक्षकों से भी सभी बच्चों का हर तरह से ख्याल रखने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। सड़क किनारे जीवन बिताने वाले बेघर लोगों की कोरोना से बचाव और उनकी वैक्सीनेशन का मुद्दा। केंद्र और दिल्ली सरकार को देना है जवाब। पंजाब के होशियारपुर में महिला पुलिसकर्मियों के लिए सख्त आदेश। नए एसएसपी अमनीत कौंडल ने आदेश निकाला, जिसमें ड्यूटी पर जूड़ा बांधकर आने और कोई दूसरी हेयर स्टाइल न रखने की बात कही गई है। महाराष्ट्र के पालघर में एक ही दिन में करोड़पति बना चंद्रकांत नाम का मछुआरा। मानसून की वजह से मछली पकड़ने पर रोक हटी और चंद्रकांत मछली पकड़ने गए तो 1,33,00,000 की 157 दुर्लभ सी गोल्ड फिश हाथ लग गई। हरिद्वार के पौष इलाके में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। गंगा नदी के पास इलाके में पाइपलाइन के जरिए मगरमच्छ आया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर वापस गंगा में छोड़ा। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के शेरबाग में पुलिस पोस्ट पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। फायरिंग की। पुलिसकर्मियों को नुकसान नहीं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई के मीरा रोड इलाके में शुभम नाम के युवक की हत्या में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। एक की तलाश। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कबूला कि किसी दूसरे को मारने की साजिश थी, लेकिन लाल टी शर्ट की वजह से शुभम को मार दिया। बिहार के मोतिहारी में जेडीयू की महिला विधायक शालिनी मिश्रा के घर लाखों की चोरी। चुनावी कागजात भी चुरा लिए गए। विधायक ने वारदात के पीछे विपक्ष के लोगों का हाथ बताया। ओवल में आज दोपहर 3:30 बजे से इंग्लैंड और भारत के बीच चौथा टेस्ट मैच। 5 मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर। दोनों टीम की नजर बढ़त बनाने पर। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड को भी बांग्लादेश ने दी करारी शिकस्त। पहले T20 में न्यूजीलैंड की टीम 60 रन पर सिमटी। 7 विकेट से जीता बांग्लादेश। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड बनाया। ईरान के खिलाड़ी अली के 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़ा। आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर मुकाबले में बनाया रिकॉर्ड। मुंबई में ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता अरमान कोहली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और कल होगी पेशी। पेशी के वक्त अरमान बोले, कल आने पर मीडिया से बात करूंगा और सच सामने लाऊंगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार तीसरे दिन
जोरदार बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने बहुत जरूरी न होने पर घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह भी लोगों को दी है। तो अगले 2 घंटे तेज बारिश की आशंका जाहिर की गई है और इसी के मद्देनजर दिल्ली में आज येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। हौज खास का हाल आप देखिए, रकाबगंज रोड, जंतर मंतर रोड और मिंटो रोड, ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आप दिल्ली की देख रहे हैं जहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। कल जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखा गया कि कई इलाकों में पानी भर गया था, जाम जैसी स्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली। और अब ये तस्वीरें ताज़ा जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही है, हौज खास, जंतर मंतर रोड, रकाबगंज रोड और मिंटो रोड, हर जगह हो रही है जोरदार बारिश। देश की राजधानी की पहचान बताने वाली ये वो 6 जगहों पर तस्वीर है जो 2 दिन की बारिश में पानी पानी हो गई है। ये 6 जगह ही क्यों, मौसम की 2 दिनों की परीक्षा के आगे पूरी राजधानी ही पानी पानी हो गई है। हाँ, पानी में कैद दूसरा पहलू ये भी है कि जाम में फंसे दिल्ली वाले सोच नहीं पा रहे कि शुक्रिया कहे तो किसे कहे, क्योंकि समंदर देखने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती, परिवार को मनाना पड़ता, फिर गोवा या किसी समंदर किनारे वाले शहर जाना पड़ता। अब सरकार और सिस्टम के नकारेपन ने घर की दहलीज पर ही समंदर जैसी व्यवस्था कर दी है। कहीं गाड़ियों को धक्का देकर किनारा नसीब हो रहा है तो कहीं गंदगी के साथ गाड़ियां भी तैराकी का प्रदर्शन कर रही हैं। गंदे पानी में डूबी ये दिल्ली की पुरानी पहचान सदर बाजार की तस्वीरें हैं। दिल्ली एनसीआर के सभी बड़े शहरों का हाल एक सा ही नजर आ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम से लेकर गाजियाबाद तक बारिश के पानी में डुबकी लगा रहे हैं। इन डूबती स्मार्ट सिटी में सिर्फ सवाल तैर रहा है कि इनका कसूरवार कौन है। हर अच्छी चीज के क्रेडिट लेने की होड़ वाले शहर को समंदर बनाने पर खामोश क्यों हैं? दरअसल दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना हो चुका है और किसी संस्था या सरकार ने इसे दुरुस्त करने की जहमत ही नहीं की। दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इस प्रकार का डिजाइन किया हुआ है, उसको डिजाइन किए हुए बहुत टाइम हो चुका है और हर जगह कॉलोनीज की रीडेवलपमेंट हो रही है। जो जॉइंट्स है, डिटेल्स है, एक्सपेंशन जॉइंट्स की चीजें हैं, वो सब पे नहीं ध्यान दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं कमी जरूर आई। दरअसल दिल्ली में सितंबर में बारिश ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार सुबह से दिल्ली में करीब 77 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। दिल्ली वालों के लिए परेशानी का ये तूफान अभी थमा नहीं है, क्योंकि मंगलवार और बुधवार को मौसम कवाड़ झेलने वाली दिल्ली को आज भी कुदरत के थपेड़े से लड़ना है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। Actually, it is reduced to yellow, and I will tell you the major part or the maximum part is over. So now it will start reducing slowly. Maybe West Delhi or Northwest Delhi chance moderate to heavy. हर बारिश के बाद दावों का वही पुराना कैसेट दोहराया जाता है और बारिश में वही दावे गोते लगाते कहीं गुम भी हो जाते हैं। हमारे साथ हमारी 2 संवाददाता निवेदिता और राजातिका इस वक्त जुड़ रही हैं और मौसम पर क्या अपडेट है, ताज़ा जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। निवेदिता, आप इस वक्त कहाँ हैं और वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपथ रोड पे। जनपथ रोड का नाम सबको पता है, सारे मुख्य सरकारी आवास, सरकारी ऑफिसेज यहाँ पे हैं। नेशनल मीडिया सेंटर है यहाँ पे, जहाँ पे हम मौजूद हैं हमारे दाहिने तरफ, और पीछे आप देख सकते हैं जंतर मंतर रोड है, मशहूर जंतर मंतर रोड, और कांग्रेस ऑफिस भी है। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि आधे घंटे की तेज बारिश ने क्या हाल कर दिया। आप ये देखिए, वो मुख्य सड़क जहाँ से देश के सबसे बड़े VIP निकलते हैं, नीति निर्माता निकलते हैं, वहाँ का ये हाल है कि बमुश्किल आधे घंटे की जोरदार बारिश में यह हाल हो गया। सुबह के वक्त जब बारिश बहुत धीमे पड़ रही थी, उस वक्त पानी नीचे उतर चुका था, कल का जो पानी लगा हुआ था, लेकिन आधे घंटे की बारिश ने फिर से हाल बेहाल कर दिया। और जहां तक बात है जल भराव की, कि तेज बारिश में तो जल भराव होता ही है, बिल्कुल होता है, लेकिन जल निकासी का क्या? क्योंकि अगर सुविधाएं हो तो जल निकासी भी उसी रफ्तार से होती है जिस रफ्तार से जल भराव होता है। तो अभी आप हमारे सामने तस्वीरों में देखिए, गाड़ियों का निकलना मुश्किल है, लोगों का आना जाना मुश्किल होता जा रहा है। और कल यहाँ पे घुटने तक पानी था,
यूथ कांग्रेस बिल्कुल, का सड़क पर पानी है या पानी में सड़क कह पाना मुश्किल है। रुक कर लेते हैं जातिका का भी, जो कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद है। वहां का क्या हाल है जातिका? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए 19 सालों में सितंबर में जो बारिश हुई है उसका रिकॉर्ड टूट गया है। जैसे कि मौसम विभाग ने भी कहा है, वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है और वो आंकड़ों में भी नजर आ रहा है, क्योंकि करीबन 26 घंटों से बारिश रुकी नहीं है। रुक रुक के बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह से बारिश बेहद तेज हुई है। और गाजियाबाद की तस्वीरें बताने को काफ़ी हैं कि गाजियाबाद की हालत कितनी ज़्यादा एक बारिश में भी खराब हो जाती है। मौसम विभाग ने कहा है कि करीबन 2 से 3 दौर की बारिश कल से लेकर आज तक हो गई है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि गाजियाबाद के लोगों को कितनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। एक छोटा सा बच्चा आपको छाता लिए यहाँ पर सड़क क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, और जो सड़क है ये सुबह से सिर्फ आधे घंटे की हुई बारिश में जलमग्न हो गई है। इस बच्चे से आइए बात भी करके देख लेते हैं। देखिए बच्चा तो यहाँ पर भाग गया है, लेकिन सड़क आप देखेंगे सड़क का क्या हाल है। ये कोई नदी या तालाब नहीं है, बल्कि समंदर जैसा जो तस्वीर है, समंदर जैसी तस्वीर नजर आती है, क्योंकि ये पानी कहीं भी खत्म नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये सारी गलियां जो हैं वहां पर हमेशा से इसी तरीके से सड़कों की जगह पानी ही थी, क्योंकि पानी ने इस जगह को कुछ इस तरीके से ले लिया है। जी, और चूंकि गाजियाबाद की जो सड़कें हैं वो भी बेहद संकीर्ण है, इसलिए परेशानियां और बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और देखिए अगला 2 घंटा जो है वो अहम हो जाता है। मौसम विभाग के हिसाब से अगले 2 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ आज पूरे दिन के लिए भी चेतावनी ये दी गई है कि आप जहां हैं वहीं रहें, आप अपने घर में रहें। मौसम विभाग का अलर्ट क्या कह रहा है आप ये भी समझिए। दिल्ली एनसीआर में सुबह से बारिश हो रही है। अगले 2 घंटे दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश अभी भी जारी रहेगी, इसलिए अगर आप घर से बाहर निकलने की कोई खास वजह नहीं है तो ना निकलें। तेज बारिश की वजह से कमजोर इमारतों पर भी असर पड़ेगा, जैसा कि हम देखते रहे हैं। घर पर ही आप रहें, बिना वजह बाहर निकलने से बचें आप, क्योंकि मौसम विभाग का येलो अलर्ट है आज पूरे दिन के लिए दिल्ली एनसीआर के लिए। और आपको बता दें कि सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और अगला 2 घंटा बेहद अहम हो जाता है। देखिए यूपी के भी कई जिलों में हाल बहुत बुरा है। बीते दिनों हुई बारिश और नेपाल से आई नदियां कहर बरपा रही हैं। देखिए बुधवार को इन 2 तस्वीरों में पश्चिमी से लेकर पूर्वी यूपी तक की बदहाली और बेबसी नजर आ रही है। ये तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं। बुधवार को हुई जोरदार बारिश से पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिले जूझते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल की एक बड़ी आबादी बीते कुछ दिनों से सैलाब का सितम झेल रही है। नदी के बढ़े जलस्तर ने लोगों की जिंदगी को विस्थापित कर दिया है। नेपाल से आने वाली नदियां खतरे के निशान के पार हैं। बाढ़ का पानी गांव से अब शहर तक भी पहुंच चुका है। नेपाल की सीमा से सटे ऐसे ही बाढ़ में डूबे सिद्धार्थ नगर का जायजा लेने पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर। ये जो मैं घुटने भर पानी में खड़ा हूँ, ये कोई जलभराव नहीं बल्कि बाढ़ का पानी है, और ये सिद्धार्थ नगर के बुद्ध नगर इलाके में है। अब देखिए कि ये शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में मेरे घुटने तक पानी है और लोग यहाँ पर या तो पैदल आ रहे हैं या फिर इस गली में भी नाव चल रही है। ये नाव पे कुछ लोग जा रहे हैं। आखिर सामने देखिए गाड़ी जो लेकर के आ रहे हैं उन लोगों का हाल क्या है। और चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। का पैर में क्या हुआ आपके? एक मोटरसाइकिल ये लाख ठोक दी मोटरसाइकिल। हाँ शनिचर का। अभी कहाँ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं? हाँ डॉक्टर के। गांव की तरफ तो और बुरा हाल है। बाढ़ के पानी की वजह से कटान लगातार जारी है, जिसने परेशानी और बढ़ा दी है। देखिए कि सामने बिल्कुल मेरे इस तरफ बाढ़ है और पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ होने की वजह से इस इलाके में बांध के कटाव का खतरा है, जिसको देखते हुए यहाँ पर बांध की मरम्मत का काम चल रहा है। बोरों में बारू भर करके यहाँ लगाया जा रहा है। साथ ही ये इस तरह का एक जो कुआं नुमा जो शेप बना रहे हैं यहाँ, ये इसलिए व्यवस्था की गई है ताकि जो रिसाव वाला पानी है वो यहाँ रुके। घाघरा, गंडक, राप्ती, शारदा जैसी नदियां उफान पर हैं। यूपी के करीब 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा और बाराबंकी जैसे जिलों में बाढ़ का असर है। बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर
पीएसी की तैनाती की गई है। गनीमत है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है और न ही नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा गया है, वरना परेशानी और बढ़ जाती। दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और आपको बता दें कि यूपी में बाढ़ जैसे हालात है। अब आपको राजस्थान और गुजरात की तरफ लिए चलते हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी जोरदार बारिश हो रही है। पहली तस्वीर राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आने वाली सीकर जिले की है। बुधवार को हुई जोरदार बारिश ने पूरा सीकर शहर ही तालाब में तब्दील कर दिया। शहर के बीचों बीच कई जगहों पर 2 से 5 फीट तक पानी भर गया है। दूसरी तस्वीर गुजरात के वलसाड से सामने आई है। गुजरात में भी बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जो वलसाड की तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। दक्षिणी गुजरात के वलसाड में करीब 12 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। इसके अलावा सौराष्ट्र और जूनागढ़, गिर सोमनाथ क्षेत्र में भी भारी बारिश हुई है। अगले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान यहाँ पर भी जताया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हाल बता रही है किस तरीके से और भी राज्य और भी शहर प्रभावित हुए हैं। राजस्थान और गुजरात की 2 तस्वीरें जहां तहां लोग परेशान आपको दिखाई दे रहे हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं और यहां पर अगले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। वलसाड के निचले इलाकों में पानी भर गया है, लगातार हो रही बारिश का नतीजा। और राजस्थान गुजरात में जोरदार बारिश चल रही है और आने वाले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। सीकर शहर में 3 से 5 फीट तक पानी भी भर गया। कतर की एक टेक्निकल टीम काबुल एयरपोर्ट पहुंच चुकी है ताकि विमानों की आवाजाही शुरू की जा सके। अब तक सेना के विशेष विमान से ही लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अब कतर की टीम पहुंची है जो तकनीकी रूप से ठीक कर सके। वहीं तालिबान ने भी 2 दिनों में एयरपोर्ट शुरू करने का दावा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से आपको बता दें, टेक्निकल की टीमें पहुंच रही है। कतर की टेक्निकल टीम काबुल एयरपोर्ट पहुंची क्योंकि पिछले कई दिनों से आवाजाही बंद है एयरपोर्ट से। काबुल एयरपोर्ट को दोबारा शुरू करने के लिए ये टीम पहुंची है। किस तरीके से वहां इसे शुरू किया जाएगा, ये टेक्निकल टीम के हाथ में होगा। दिल्ली एनसीआर में आज भी हो रही है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने दिया है येलो अलर्ट। कहा है अगले 2 घंटे में बारिश और भी तेज हो सकती है। अगर जरूरी ना हो तो लोग बाहर निकलने से बचें। यूपी और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। पीएम मोदी की मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने और भारतीयों को निकालने के कूटनीतिक प्रयासों पर विस्तार से हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगी सरकार। अगले 3 दिन में अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा कर दी जाएगी। कतर में तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास का ऐलान। तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का नॉर्दर्न अलायंस ने किया दावा। कहा खावक में हमला करने आए 350 तालिबानी लड़ाके ढेर किए गए तो तालिबान ने पंजशीर को चारों तरफ से घेरने का दावा किया। तो बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू करवाया। अब देखते हैं देश की बड़ी खबरें, जिसमें केंद्र सरकार को सुझाव वाली अहम खबर है तो जनता को रुलाती महंगाई पर तेज होती सियासत की भी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव। कहा इस बारे में संसद में बिल लाए सरकार और सिर्फ कानून ही बनाए, उसे सख्ती से अमल भी करवाए। महाराष्ट्र के नागपुर में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा संभव। सरकार और संघ में समन्वय की समीक्षा भी होगी। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी ने जारी किया 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का। वर्चुअल सभा में बोले स्वामी प्रभुपाद एक अलौकिक कृष्ण भक्त होने के साथ साथ एक महान देशभक्त भी थे। गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा। दावणगेरे और हुबली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गांधी भवन और पुलिस पब्लिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। गांधीनगर में होने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 की तैयारियों पर बैठक में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। कहा तेल के दाम बढ़ने से जनता को सीधी चोट लगी। जीडीपी का नया मतलब बताया। बोले जी से महंगी गैस, डी से महंगा डीजल और पी से महंगा पेट्रोल।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कहा तेल पर टैक्स लगाकर 23 लाख करोड़ रुपए वसूले। सरकार बताए कि लोगों की जेब से निकाला गया पैसा कहाँ गया। गरीबों के पैसों को उद्योगपतियों को ट्रांसफर करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि किसानों और मध्यम वर्ग का डीमोनेटाइजेशन कर रही है सरकार। सिर्फ 4-5 उद्योगपतियों का ही मोनेटाइजेशन हो रहा है। राहुल गांधी के हमलों का बीजेपी ने दिया जवाब। संबित पात्रा बोले, राहुल ने जीडीपी की परिभाषा को बिगाड़कर देश के सामने रखा। सीएनपी यानी करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाली कांग्रेस जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकती। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, राहुल को भूलने की बीमारी है। एक मुद्दे पर कब क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता। कांग्रेस मुद्दे को पढ़ती नहीं, गढ़ती है। पूरा देश मोदी सरकार के साथ। देश में एक दिन में फिर कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 41,965 नए मरीज मिले। 460 लोगों की मौत। केरल में थमता नहीं दिख रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा नए संक्रमित लोग मिले। 173 मरीजों की मौत। 14 जिलों में सबसे ज्यादा फैला संक्रमण, जिसमें त्रिशूर में सबसे ज्यादा केस। गुजरात में आज से खुल रहे हैं 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ सरकार ने दी है मंजूरी। ऑनलाइन क्लास भी चलती रहेंगी। 9वीं से 11वीं तक के स्कूल पहले ही खुले। चलिए अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी आपको लेकर चले, जहां बाढ़ बारिश का अपडेट तो है ही, साथ ही चुनावी राजनीति और अपराध की भी अहम खबरें हैं। यूपी के गोंडा में तबाही मचाता घाघरा और सरयू नदी का पानी। 15 और गांव टापू में तब्दील हुए। आने जाने के लिए नावों के सहारे लोग। सिद्धार्थनगर में नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से 250 से ज्यादा गांव में बर्बादी की तस्वीरें। पिछले 2 महीने में 21,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती चौपट हुई। बहराइच में भी घाघरा नदी की वजह से आई बाढ़ में कई गांव डूबे। घरों में पानी भरने की वजह से पलायन को मजबूर हुए लोग। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेश अग्रवाल को दिया घर वापसी का ऑफर। बोले, अगर नरेश अग्रवाल कह दें कि बीजेपी में उनका सम्मान नहीं हो रहा तो वो दोबारा उन्हें समाजवादी पार्टी में ले लेंगे। एक कार्यक्रम में हरदोई पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के लोग सरकार को एक कंपनी बना रहे हैं। जातियों में झगड़ा करवाना चाहती है बीजेपी। प्रयागराज में नाव चलाकर गुजारा करने वाले सुजीत निषाद को प्रियंका गांधी ने नई नाव दिलवाई। फरवरी में मौनी अमावस्या के दिन प्रियंका सुजीत की किराए वाली नाव पर बैठी थी। तब प्रियंका ने सुजीत से नाव देने का वादा किया था। यूपी में 7 महीने बाद खुले 1ली से 5वीं क्लास के प्राइमरी स्कूल। सीएम योगी ने बच्चों को शुभकामनाओं के साथ सचेत रहने की सलाह दी। शिक्षकों से भी सभी बच्चों का हर तरीके से ख्याल रखने की बात कही। और चलिए अब बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी की सहयोगी जेडीयू की तरफ से उठी है आवाज तो बाढ़ की नई आफत की भी तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी कीमत को वापस लेने की मांग उठाई। केसी त्यागी ने कहा, जनता पहले से कोरोना महामारी से त्रस्त है, अब महंगाई बिगाड़ रही है उनका बजट। कल से देश में एलपीजी सिलेंडर हो गया है और 25 रुपए महंगा। नेपाल से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने बिहार में भी मुसीबत बढ़ा दी है। पश्चिमी चंपारण जिले के मोतिहारी में 25 से ज्यादा गांव में बर्बादी। कई घरों को नुकसान तो फसलें भी बर्बाद हुई। बिहार के वैशाली में गंगा के बाद मुसीबत बढ़ाता गंडक नदी का भी पानी। कई ऐतिहासिक स्थल जलमग्न हुए। लोगों ने कहा, खाने पीने तक को कुछ नहीं है, पर्याप्त सरकारी मदद भी नहीं मिल रही। बिहार के मोतिहारी में जेडीयू की महिला विधायक शालिनी मिश्रा के घर लाखों की चोरी। चुनावी कागजात भी चुरा ले गए चोर। विधायक ने वारदात के पीछे विपक्ष के लोगों का हाथ बताया। और अब देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। देखिए क्या है दिल्ली और एनसीआर की खबरें। दिल्ली में खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। कल बारिश के बीच भी स्कूल पहुंचे बहुत से बच्चे। विशेषज्ञों ने कहा, हर तरह से सावधानी रखें। राजस्थान, एमपी और तमिलनाडु में भी कल से खोले गए हैं अलग अलग कक्षाओं के स्कूल। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। सड़क किनारे जीवन बिताने वाले बेघर लोगों के कोरोना से बचाव और उनके वैक्सीनेशन का मुद्दा। केंद्र और दिल्ली सरकार को देना है जवाब।
ग्रेटर नोएडा में 3 साल पहले पत्नी और 2 बच्चों की हत्या मामले में एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस का दावा, प्रेम प्रसंग में परिवार को मारा, फिर शव घर के बेसमेंट में गाड़े। पुलिस ने खुदाई कर निकाले कंकाल। पंजाब में कांग्रेस की कलह अब भी जारी है। देखिए सियासी विवाद में नया क्या हुआ है और हरियाणा में किसानों से जुड़े बवाल में क्या अपडेट है। पंजाब कांग्रेस में कलह जारी है। पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने मोहाली के सिसवा फार्म हाउस पहुंचकर सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। परसों चंडीगढ़ में सिद्धू और महासचिव परगट सिंह से मिले थे हरीश रावत। पंजाब के होशियारपुर में महिला पुलिसकर्मियों के लिए सख्त आदेश। नए एसएसपी अमनीत कौंडल ने आदेश निकाला, जिसमें ड्यूटी पर जूड़ा बांधकर आने और कोई दूसरी हेयर स्टाइल न रखने की बात कही गई। किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले हरियाणा के करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला हुआ। वायरल वीडियो के बाद से विपक्ष के निशाने पर थे आयुष। चलिए अब महाराष्ट्र आपको लेकर चलते हैं, जहां प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मामले में रात को बड़ी खबर मिली है, तो कुछ और भी अहम खबरें हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली केस में वकील आनंद डागा के बाद सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी भी गिरफ्तार किए गए। रिश्वत लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट लीक करने का आरोप। देशमुख के दामाद गौरव 20 मिनट की पूछताछ के बाद छोड़े गए। एनसीपी ने सीबीआई पर देशमुख के दामाद को गलत तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया। नवाब मलिक बोले, इस देश में कानून है कि नहीं, किसी को हिरासत में लेने का भी नियम होता है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का सीएम उद्धव पर तीखा हमला। पीठ में छुरा घोंपने वाला नेता बताया। बोले, पहले एक ही चेहरा पीठ में घोंपने वाला दिखता था, अब दूसरा चेहरा दिखता है और वो है उद्धव। मुंबई में ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता अरमान कोहली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कल पेशी के वक्त अरमान बोले, समय आने पर मीडिया से बात करूंगा और सच सबके सामने लेकर आऊंगा। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। गिलानी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। गिलानी ने श्रीनगर में अपने घर में अंतिम सांस ली। अपने पाकिस्तान प्रेम की वजह से मशहूर गिलानी के निधन के बाद पाकिस्तान से बयानबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान से आ रहे हर बयान में आम कश्मीरियों को भड़काने की बू साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी का कल रात निधन हो गया। अलगाववादी नेता गिलानी पाकिस्तान समर्थित थे और गिलानी के निधन के बाद पाकिस्तान में भड़काने वाले बयान आने भी शुरू हो गए हैं। गिलानी के जीते जी अपना एजेंडा चलाने वाला पाकिस्तान गिलानी की मौत के बाद अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलानी के निधन के बाद बयान जारी किया और लिखा, कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। हम पाकिस्तान में उनके साहसी संघर्ष को सलाम करते हैं और उनके शब्दों को याद करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान का झंडा आधा झुका रहेगा और एक दिन शोक मनाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये बयान भड़काने वाला है, क्योंकि कश्मीर में जारी अमन शांति उसको रास नहीं आती। पाकिस्तान के नेता लगातार गिलानी का नाम लेकर उकसा रहे हैं। गिलानी का नाम आम कश्मीरियों को छेड़ रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तान कश्मीर स्वतंत्रता आंदोलन के मशाल वाहक सैयद गिलानी के निधन पर शोक व्यक्त करता है। शाह गिलानी ने कश्मीरियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, उनकी आजादी का सपना साकार हो। मिस्टर कुरैशी, इसके साथ आपने कश्मीरियों को कट्टरपंथी बनाने वाली अपनी खुफिया एजेंसी का एक प्रतिनिधि खो दिया। निर्दोष कश्मीरियों की हत्या के लिए आपका देश और आपके सभी प्रतिनिधि इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। इन सब के बीच सुरक्षा एजेंसियां भी एक्शन मोड में हैं। जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि कश्मीर में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। इंटरनेट भी बंद किया गया है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी को आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रशासन की कोशिश कश्मीर में जारी शांति की राह को पटरी पर रखने की है। वैसे गिलानी समर्थकों के लिए ये खबर किसी सदमे की तरह है। गिलानी अपने जीवन में 3 बार विधायक चुने गए। गिलानी की दिल्ली से दूरी और इस्लामाबाद से करीबी हमेशा बनी रही।
तो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत सरकार भी एक्शन में है। कल रात अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास पर 3 घंटे तक बैठक हुई। मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। पीएम आवास पर लंबी चली मीटिंग, बैठक में अफगानिस्तान पर लंबी चर्चा, भारत की वेट एंड वॉच नीति। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। 3 घंटे लंबी इस बैठक में अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के नए विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से फोन पर बात भी की है। बातचीत में जयशंकर ने अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी में ईरान से मिले सहयोग पर धन्यवाद भी दिया। भारत ने फिलहाल दुनिया के बाकी देशों की तरह ही वेट एंड वॉच नीति अपनाई हुई है, लेकिन तालिबानी नेता और सरकार के बीच औपचारिक मुलाकात के बाद विपक्ष के तेवर भी तल्ख है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। कल तक तालिबान की तारीफ और उससे बातचीत की पैरोकारी कर विवाद में घिरने वाले मुस्लिम नेता अचानक फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगे, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव भी तो हैं। 15 दिन पहले 20 दिन पहले तो ये हालात थे, अगर कोई तालिबान की तारीफ कर देता था तो उसके खिलाफ FIR हो जाती थी। आज भारत सरकार खुद जाके बात कर रही है। आपको बता दें कि कतर में तालिबान नेता के साथ भारतीय राजदूत की पहली बार औपचारिक मुलाकात मंगलवार को हुई थी, जिसके बाद सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर 3 घंटे तक ये अहम बैठक हुई पीएम के आवास पर, जिसमें कई महत्वपूर्ण लोग शामिल थे और वेट एंड वॉच की नीति अभी सरकार ने अपनाई हुई है, जो कि विपक्ष के निशाने पर पहले से ही है। तो ऐसे में इस पूरे मसले पर क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर 3 घंटे से चली इस बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला का जो बयान आता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार ये स्पष्ट करे कि वो तालिबान को लेकर क्या सोचता है, उसे आतंकी संगठन मानता है या नहीं। आपको बता दें कि जो पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है उसमें विदेश मंत्री भी शामिल हुए। 3 घंटे तक ये महत्वपूर्ण बैठक चली पीएम आवास पर। इसके साथ ही आपको बता दें एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हुए, गृह मंत्री अमित शाह भी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, जो कि इस बैठक का हिस्सा थे। भारत की अफगानिस्तान पर फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति है, जो कि पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। जी हाँ, चूंकि अफगानिस्तान के साथ बहुत तरह के संबंध साझा करता है भारत, इसमें व्यावसायिक संबंध जो है वो भी बहुत अहम है। साथ ही भारतीय जो कुछ नागरिक हैं वो भी वहां पे फंसे हुए हैं, इसलिए अफगानिस्तान का ये मुद्दा भारत के लिए अहम हो जाता है। तो हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, पीएम के आवास पर अफगानिस्तान को लेकर जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ बात हुई? सरकार चूंकि फिलहाल वेट एंड वॉच की बात कर रही है, लेकिन इसको लेकर कोई साफ रणनीति कब तक सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी तक जब तक सरकार वहां पर स्थायी रूप से नहीं बन जाती है, संविधान का क्या स्वरूप होगा ये स्पष्ट नहीं हो जाता है। और साथ ही साथ भारत तमाम यूरोपीय और अमेरिकन देशों के संपर्क में भी है, जिन्होंने अभी अपने काउंसुलेट वहां पर बंद कर दिए, हाई कमीशन बंद कर दिए। तमाम देशों के साथ भारत लगातार संपर्क में है और इस बात को लेकर जो कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं उनको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहाँ विस्तार से अपनी बात रखी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहाँ मौजूद थे। जो नए संगठन बन रहे हैं तालिबान के साथ साथ अलकायदा और तमाम आतंकी संगठनों को मिलाकर, और जिस तरह से भारत उनके निशाने पर आ रहा है उसको लेकर विस्तार से उस पर चर्चा हुई है। तो अफगानिस्तान के वर्तमान हालात, भविष्य में भारत की रणनीति, इसको लेकर फिलहाल अभी भारत का रुख यही रहने वाला है, वेट एंड वॉच। जब तक सरकार नहीं बन जाती, तमाम देशों के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं स्थापित हो जाते हैं, तब तक भारत की भी अभी जो स्थिति होगी वो वेट एंड वॉच की ही रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया विकास। और देखिए, वेट एंड वॉच की जो ये स्थिति है वो विपक्ष के समझ से कहीं ना कहीं बाहर है। प्रतिमा, सीधा आशीष का रुख करते हैं। आशीष, उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से स्पष्ट करने को कहा है कि उसकी नजर में तालिबान आतंकी संगठन है या फिर नहीं। विपक्ष के कई नेता सरकार की अफगान नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। सरकार का क्या रुख हो सकता है? देखिए शिखा, विपक्ष चाहे जो भी सवाल उठाए, अफगानिस्तान में कुछ बदलाव हुआ है वो एक रियलिटी है। उमर अब्दुल्ला इज़ वेल विद इन हिज राइट्स, वो जो भी सवाल ऑपोजिशन के तौर पर सवाल सरकार से पूछना चाहें पूछे, लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट है।
इनफैक्ट हमने एबीपी न्यूज़ पे सबसे पहले दिखाया था कि अफगानिस्तान को लेकर के भारत मौजूदा जो बदली हुई तस्वीर है उसके आधार पर नई अफगान नीति बनाएगी और तालिबान से इंटरैक्ट करेगी। तालिबान के साथ एंगेजमेंट शुरू हो चुका है। अब इसको किस लेवल पर लेकर जाना है ये पहले ही भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि ये तालिबान पर निर्भर करता है। तालिबान भारत के साथ कैसा रिश्ता रखता है। अभी जो पिछली पहली बार औपचारिक बातचीत हुई है उसमें तालिबान ने कहा है कि भारत के कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, भारतीय नागरिक जो वहां फंसे हुए उनको सुरक्षित रखेगा और जैसे ही कमर्शियल फ्लाइट शुरू होती हैं उनको वापस भारत पहुंचाएगा और अपनी धरती को भारत के खिलाफ किसी भी टेरर एक्टिविटीज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो ये तो तालिबान पर है, जो वादे किए हैं उसको निभाएगा तो फिर संबंध हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन या आगे डिप्लोमेटिक लेवल पे आगे बढ़ाने की तरफ कदम उठाए जा सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है विपक्ष अपने सवाल पूछ सकता है, लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट है। फिलहाल तालिबान के साथ एंगेज करना है और यह देखना है कि तालिबान रेसिप्रोकेट कैसे करता है। तालिबान के व्यवहार पर निर्भर करेगा कि भारत उनके साथ संबंध आगे कैसे बढ़ाता है। शिखा जी आशीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए वेट एंड वॉच की स्थिति क्यों पैदा हुई है, सरकार क्यों वेट एंड वॉच का रुख कर रही है, ये भी आपको आशीष ने यहाँ पे साफ कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो आग लगी ही है, लेकिन 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर भी 25 रुपए महंगा हो गया। इसको लेकर के सरकार और विपक्ष में नोकझोंक जारी है। राहुल गांधी ने महंगाई पर ट्रिपल अटैक बोला तो बीजेपी ने पलटवार किया है। 23 लाख करोड़ रुपए 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी, आज 885 रुपीज, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 88 रुपीज आज, 55%, 55% इंक्रीज। राहुल गांधी ने सवाल तो पूछा था महंगाई पर, लेकिन जब पलटवार हुआ तो वो राहुल गांधी पर ज्यादा और सवाल पर कम था। अच्छा, एक बात राहुल जी ये बताएं, उन्होंने 7 सालों में 700 इशू उठाए होंगे, 700। उन्हें कोई इशू याद नहीं होगा खुद को। वो एक इशू उठाते हैं, उसके बाद खुद भूल जाते हैं। और उनकी जो भूलने की बीमारी है, उसने कांग्रेस पार्टी को भूल भुलैया बना दिया है। अब जो है वो आज मुद्दा उठाएंगे, कल भूल जाएंगे। तो पहले तो कांग्रेस के लोगों को उनके भूलने के इलाज करना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। अभी बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले में व्यस्त थी कि उधर केंद्र सरकार में उसके सहयोगी जेडीयू ने भी सवाल उठाते हुए गैस के बढ़े दामों की वापसी की मांग कर दी। पिछले 1 साल में जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस पदार्थों के दाम बढ़े हैं, बजट घर का बिगड़ गया है। जो आमदनी है उसमें और जो घर का खर्चा है उसमें 200 या 250 रुपए का फर्क रह गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, विच इज़ वेरी डेंजरस। इसलिए मित्र पार्टी के नाते हमारा सुझाव है कि इसको रोल बैक करना चाहिए। एलपीजी के बड़े दामों पर इधर सियासत गरमाती रही तो दूसरी तरफ आम लोगों की दिल्ली से लेकर मुंबई तक चीख निकल गई। गैस लेके बच्चे पाले की रोटी खाए, क्या करें? मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा है। इसी कारण से तो अब सस्ता ही होना चाहिए, दिहाड़ी बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। जब सिलेंडर का रेट बढ़ेगा तो कहाँ से कितना कमाई करेंगे हम लोग? इतना महंगाई में क्या क्या
खरीदेंगे, राशन खरीदेंगे कि सिलेंडर के उसको जमा करेंगे पैसे। जब आदमी की आमदनी नहीं है, खाने का यानी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, तो गैस किस तरीके से आदमी अफोर्ड कर सकते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो पिछले करीब 15 दिन में इसके दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। 18 अगस्त को 25 रुपए दाम बढ़ने के बाद 1 सितंबर को भी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े। दिल्ली में अब घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 888.50 रुपए हो गया है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 75 रुपए महंगा होकर 1715 रुपए हो गया है। कोरोना काल के चलते अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं। भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि 2020-21 में अप्रैल से जून वाली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 20.1% रही। उम्मीद है आने वाले समय में इकोनॉमी में और सुधार होगा। अगर देशवासी मौजूदा हालात को लेकर गंभीर नहीं हुए तो भारत के हालात भी अफगानिस्तान में तालिबान के हमले और कब्जे की तरह हो सकते हैं। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश में गायों की हालत और गौ हत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर की है। यूपी चुनाव से ठीक पहले इस तरह की गई टिप्पणी पर सियासत भी शुरू हो गई। गाय वो मुद्दा जो देश की राजनीति में अक्सर छाया रहता है, लेकिन इस बार इसका जिक्र किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि अदालत ने किया है। काउ स्लॉटर एक्ट के तहत संभल से गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने कहा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार संसद में बिल लाकर सिर्फ कानून ही न बनाए बल्कि उस पर सख्ती से अमल भी कराए। मुद्दा सियासी है और यूपी में मौसम चुनावी। ऐसे में अदालत की टिप्पणी पर बीजेपी की बाछें खिलनी ही थी, सो खिल गई। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और धार्मिक आस्था भी है, तो इसलिए इसको एक बड़ा विस्तार मिलेगा पूरे विश्व के लेवल पर। देश में और देश में गौ माता को बहुत ही सम्मान और आस्था के तहत लिया जाता है। गाय हमारी माता है और हम समाजवादी तो गाय अपनी माता को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। विरोधियों की मजबूरी है कि वो एक हद से ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि टिप्पणी अदालत ने की है। लेकिन बीजेपी खुश है कि उसका एजेंडा एक कदम और आगे बढ़ गया। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया है कि उसकी टिप्पणी को किसी धर्म विशेष के दायरे में न बांधा जाए। अदालत ने कहा, गायों की सुरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। गायों को किसी एक धर्म के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। ये भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। अपनी संस्कृति को बचाना हर भारतवासी की जिम्मेदारी है। महज स्वाद पाने के लिए किसी को भी इसे मार कर खाने का अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में गायों के महत्व को विस्तार से बताते हुए कहा, अगर देशवासी मौजूदा हालात को लेकर गंभीर नहीं हुए तो भारत के हालात भी अफगानिस्तान में तालिबान के हमले और कब्जे की तरह हो सकते हैं। कोर्ट के फैसले के मुताबिक देश का कल्याण तभी होगा जब गाय का कल्याण होगा। लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि गौ को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। यह मांग शुरू से ही हम लोग की रही है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय सरकार को जो सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने संसद में बिल ला करके और गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित करे, इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हाई कोर्ट की प्रशंसा करते हैं। अदालत की दहलीज से निकली बात बीजेपी के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। इसलिए ये तय है कि बीजेपी इस मुद्दे को यूपी चुनाव में पूरी तरह भुनाएगी। आज मैं आपको बहुत बारीक सी एक और बात बताने जा रहा हूँ कि किसी भी कार्टून में जैसे 2 आकृतियाँ बना दी आपने, उसमें बैलून बना दी, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में अगर आप और भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो कार्टून में 4 चांद लग जाएंगे। यानी कार्टून में बैकग्राउंड का भी अपना महत्व है और आज हम इसी बारे में सीखेंगे। जी। कई बार लोग ऐसे करते हैं कि भाई एक यहाँ पर एक आकृति बनाई, कोई भी एक लेडी है वो अपना बोल रही है यहाँ से, और इन्होंने यहाँ पर भी बना दिया ऐसी, एक व्यक्ति है वो बोल रहा है, उसके साथ में बातचीत हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ इतनी जगह उसने घेर ली, इधर इसने ली, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ हुई। लेकिन इसी को अगर आप बताते हैं कि ये यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है
यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपने एक खंभा भी बना दिया अगर यहाँ पर, ताकि सड़क का सीन दिखाई देगा कि भाई ये सड़क है, यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। इस तरह से ये एक बैकग्राउंड बन गया। वहाँ पर घर में कैसे आप बताएंगे, घर में आप जैसे कोई आदमी है यहाँ पर बैठा हुआ है, चाय पी रहा है मान लीजिए, और ये बात कर सकता है ये पूरी अपनी, लेकिन यहाँ पर उसके साथ में आपने एक टेबल भी बना दी, उनको ऐसे बैठे हुए हैं ये। इधर आपने बना दिया बैकग्राउंड में, इधर एक घर का दरवाज़ा बनाया, ये लगेगा कि आपको ये पूरा एक घर का सीन है। तो ये बैकग्राउंड हमेशा याद रखिए। यहाँ पर पिक्चर बना दी, कोई भी तस्वीर लगी हुई है, तो इससे है ना ये पूरा एक पिक्चर जैसे फोटो के अंदर होता है, बिल्कुल उसी तरह से कार्टून में भी बैकग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कार्टून को अच्छा दिखाने के लिए हमेशा कार्टून तो बनाइए, उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा बनाइए। तो देखा आपने इरफान की मास्टर क्लास में आपको कितनी सारी बारीकियों पर ध्यान दिलवाते हैं, आपका आकर्षण करवाते हैं इरफान जी, जिसमें वो इमोशंस की बात करते हैं, एक्सप्रेशंस की बात करते हैं और बैकग्राउंड का अपना महत्व है। ये आज आपने आज की मास्टर क्लास में सीखा। और इसी के साथ नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे प्रतिमा को दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।